जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए संगठन है, इस संगठन से मोदी में कैबिनेट में एक मंत्री रहे जिनका नाम है पशुपति पारस। ये अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ये रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इनका पूरा नाम है पशुपति पारस, जो एनडीए गठबंधन में थे और ये कह रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आइए इस न्यूज़ पर पूरी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं जितनी भी देश की पार्टियां हैं उनमें से किसी ना किसी को रोज़ाना अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। अभी कल ही कई लोगों को उत्तर प्रदेश हुआ या और भी कई राज्यों से लोगों को उठाकर दिल्ली में अपने प्रदेश कार्यालय पर, जो दिल्ली का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ पर कई लोगों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, जिनमें बड़े बड़े कद्दावर लोग थे। तो अब उन्हीं की एनडीए संगठन से जो रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, ऐसा क्या हो गया कि वो इनको छोड़कर जा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या इन्होंने एनडीए संगठन छोड़ दिया है या सिर्फ अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अब मैं तय करूंगा कि कहाँ जाना है। और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और 5-6 दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें कहा था कि तब तक इंतज़ार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती है। और इन्होंने कहा कि मैं बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा किया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारी पार्टी की विचारधारा या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। भैया, आचार संहिता चल रही है, अब देखकर क्या होगा जब पूरा मलाई खा लिए। आइए जानते हैं क्या है मामला। भाजपा, जदयू, लोजपा यानी कि रामविलास की जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं इस बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं दी गई है और यही इनकी सबसे बड़ी नाराज़गी है कि इनको सीट ही नहीं दिया गया है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, तब से ये नाराज चल रहे थे। संभावना जताई जा रही है कि ये बड़ा कुछ ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें एनडीए में शामिल किया जाए या एनडीए टिकट दे या चाहे ना दे। अब एनडीए में ये सीट चिराग पासवान को मिल चुकी है और वो यहाँ पर ताल ठोकने वाले हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कुछ बातें कही हैं, उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व घटक दलों से संवाद कर रहा था और इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं थी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चिराग पासवान के साथ मिलकर फैसला लिया। पशुपति कुमार पारस का क्या फैसला है, वे किधर जा रहे हैं, वो वही बता सकते हैं। नीतीश कुमार ने भी सभी ने इनका सम्मान किया। यह भाजपा और पशुपति कुमार पारस के बीच का अपना खुद का मुद्दा है, यानी कि कोई इस पर बोलने से कतरा रहा है। बात करते हैं इनके सांसद बनने के सफ़र की, क्योंकि 2019 में ये सांसद बने थे। 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीत कर ये पशुपति पारस सांसद बन गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी दी और केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन 24 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में भाजपा के द्वारा चिराग पासवान को यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है और चाचा पशुपति कुमार पारस को सीधे सीधे नज़रअंदाज किया गया है। एनडीए के अंदर जगह नहीं मिलने से नाराज पशुपति कुमार पारस राजद के संपर्क में आ चुके हैं और 5 सीटों के लिए इनकी बात भी बन चुकी है। संभावना है कि हाजीपुर समेत जो सीटें एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं, वही सीटें महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस को मिल सकती हैं। मतलब जिन सीटों पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उनके खिलाफ उनके खुद के चाचा भी अपने उम्मीदवार उतार देंगे और ये सारा का खेल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ सत्ता में आने के लिए, चाहे चिराग हों चाहे उनके चचा हों। दोनों में लड़ाई क्या है, चाचा और भतीजे। पहले बात करते हैं जो रामविलास पासवान हैं। रामविलास दलितों के बड़े नेता रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बिहार की पासवान जाति उन्हें ही नेता मानती है। जातीय गणना में पासवान लगभग बिहार में 5.31% हैं, जबकि दलित और महादलित की आबादी
19.65% है। इसी बड़े वोट बैंक को लेकर चिराग और पशुपति पारस में खींचतान चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर सीट जो है, रामविलास की विरासत हाजीपुर सीट है, यानी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला है, जिसे मुलायम सिंह यादव के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे घर की सीट है, और उत्तर प्रदेश के अमेठी वाली सीट को राहुल गांधी कहते थे। हालांकि दोनों लोगों की सीटें उनके हाथ से निकल गई। इसी तरह नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं, वाराणसी उनकी अपनी घरेलू सीट बन चुकी है, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसी तरह से हाजीपुर सीट जो थी वो रामविलास पासवान की अपनी एक तरह से विरासत थी। पशुपति कह चुके हैं कि बड़े भाई रामविलास जब राज्यसभा गए तो मुझे हाजीपुर सीट सौंपी गई थी। वहीं चिराग कहते हैं कि यह सीट मेरे पिता की है, यह मुझे हर साल में चाहिए या हर हाल में चाहिए। रामविलास पासवान इस सीट से 8 बार सांसद रहे हैं और चिराग को पता है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से, और साथ ही साथ जो इमोशन होता है लोगों का उनके पिता के प्रति, जो इमोशन है, पिता की सहानुभूति इनको मिलेगी और अच्छे से आराम से चुनाव जीत जाएंगे। और वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अन्य सीटों पर जो है वहाँ पर जाकर ये चुनाव प्रचार भी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपनी सहूलियत की तरफ देख रहा है। वहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पशुपति कुमार पारस मुलाकात भी कर सकते हैं बिहार के नीतीश कुमार से। और आगे क्या होगा, सीटों के बंटवारे को लेकर ये सारा मामला हुआ था और फिर राष्ट्रीय लोजपा इसी के इंतज़ार में थी कि सीटों का बंटवारा हो और फिर जो भी मामला हो वो निकल जाएगा। पशुपति कुमार पारस ने भी ये कहा था कि उन्हें आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, मगर हर हाल में वो हाजीपुर से सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा मैं बिहार में आपको जाति के लोगों के जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो ये दोनों चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पासवान जाति का काफ़ी बड़ा वर्ग वोटिंग में है, परसेंटेज में है, और जिस क्षेत्र की ये लोग बात कर रहे हैं वो क्षेत्र पासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो एक तरह से वहाँ से ये लोग चुनाव लड़के आराम से जीत जाएंगे। और हर चाचा भी चाहते हैं और भतीजा भी चाहते हैं कि इनको सांसद बनने में कठिनाई ना हो। और बिहार की जातीय अगर वोटिंग की हम बात करेंगे तो राज्य की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ है। इसमें कायस्थ बहुत सबसे कम कायस्थ है यहाँ पर। बनिया 2%, 2.31% है। मल्लाह 2.60% है। कुर्मी की बात करेंगे तो 2.80% है। भूमिहार की बात करेंगे 2.86% है। और मुसहर की बात करेंगे, जिन्हें वनवासी भी कहा जाता है, ये 3.08% है, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या है। और इसीलिए जीतन राम मांझी जो हैं कहीं ना कहीं दावेदारी हर बार ठोकते रहते हैं। राजपूतों की बात करेंगे तो 3.45% है। आप यही देखेंगे कि राजपूत और मुसहर जो वनवासी है, दोनों की आबादी की बात करेंगे तो लगभग बराबर ही मानी जाएगी, यानी कि मुसहर थोड़ा सा कम और राजपूत थोड़ा सा ज़्यादा। ब्राह्मण की बात करेंगे तो ब्राह्मण 3.65% है। अब यहीं आप देखिएगा कि ब्राह्मण और राजपूत का अगर हम मिला दें तो दोनों का मिलाकर करीब करीब 7% बन जा रहा है। तो ये चीज़ें एनडीए के लिए, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत का वोट जो होता है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना हमेशा बनी रहती हैं। कोयरी की बात करेंगे तो कोयरी 4.2% है। रविदास जो है 5.2% है। अब आप देखिए रविदास और मुसहर का जोड़ देंगे तो रविदास 5.2 और मुसहर 3.8, तो 8% हो जाता है। आप देखिए ब्राह्मण और राजपूत से ज़्यादा इनका हो गया। अगर बात करें हम पासवान की तो 5.31% है और यादव 14.26% है। तो कहीं ना कहीं पासवानों का वोट दूसरे नंबर पे आता है पूरे बिहार में, और इसीलिए इन सारी चीज़ों की लड़ाई चल रही है लगातार। तो ये आपको समझना चाहिए कि 13 करोड़ की आबादी वाले चीज़ों में ये चीज़ें होंगी। बिहार में सीटों के ऐलान से पहले ही एनडीए के अंदर क्या चल रहा है यह साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाजीपुर सीट का पर दावा को लेकर चिराग पासवान अपने चाचा पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेता चिराग के पक्ष में लगातार बातें भी कर रहे थे। कुछ महीने पहले से ही सब कुछ धीरे धीरे सामने आ गया था और सबको पता था कि कुछ ना कुछ कांड यहाँ होने वाला है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस से सम्राट चौधरी और मंगल पांडे जैसे नेता मिल रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क आ गया, यानी कि जिस एक व्यक्ति से सीधा देश का गृह मंत्री मिल रहे हो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी मिल रहे हों, और वहीं दूसरी तरफ एक स्टेट के उप मुख्यमंत्री मिल रहे हों, तो फ़र्क तो साफ दिखाई देता है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क आया है। भाजपा की तरफ से पशुपति कुमार पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया था और जिसे इन्होंने ठुकरा दिया था। इनको पता है कि अगर मैं राज्यपाल बनूंगा तो कैरियर लगभग द एंड की तरफ है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा
बीजेपी 17, जेडीयू 16 पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा आर है वो 5 सीट, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएल को 1-1 सीट मिली है। हमको गया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को काराकाट सीट दी गई है। और इस चीज़ों को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स सब कुछ जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है। तो सब मिला जुला कर चच्चा जान इस समय नाराज़ चल रहे हैं और कैबिनेट पद से या मंत्री पद से, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। चाचा ये पहले कर लिए होते, क्योंकि अब आपको पता आचार संहिता लग गई है, नई सरकार आने वाली है, टिकट मिला नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ तो होने वाला नहीं है। इस बार घर बैठना है, इससे बढ़िया किसी दूसरी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ लिया जाए, क्या पता फिर से जाने का मौका मिल जाए। केंद्रीय मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं से चुनाव जीत ही जाएंगे, लगभग संभावना बनी रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी बताइए कि ऐसे हमारे देश के जो नेता हैं किस प्रकार से, क्या आप इनके बारे में सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।